हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज डिस्कस करेंगे आरटी 2009 मतलब कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में, जो सीटेट के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैं इससे पहले आपके साथ में वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ जो भी सीटेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप वो कवर कर लेंगे तो आपकी बहुत सारे नंबर उसमें गेन हो सकते हैं। उन्हीं में से एक ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग जानते हैं सीबीएसई बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है कि जो सीटेट है हमारा 5 जुलाई को होने वाला था, अब वो नहीं होगा क्योंकि वो पोस्टपोन हो चुका है, स्थगित हो चुका है। अब वो 5 जुलाई को ना होकर अगली किसी और डेट को होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी में ढील बरतें या आप लोग सोचें कि 2 से 3 महीने तो गए एग्ज़ाम होने के, तो जो तैयारी आप जोरों शोरों से कर रहे थे 5 जुलाई की अपने सीटेट एग्ज़ाम की, अब आप उसमें ढील बरतना स्टार्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो आपको मौका मिला है ना, ये बहुत बढ़िया मौका मिला है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया था और सिर्फ भगवान भरोसे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे, तो आप अब भी इस 1 से 2 महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन को इतना ज़बरदस्त कर सकते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक करने से आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने प्रॉपरली एग्ज़ाम की तैयारी कर ली थी और वो चाहते थे कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाए, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहता, तो उनको भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि कि आप लोगों ने पूरी प्रॉपरली प्रिपरेशन कर ली है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप डेली का एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें, और जो भी टॉपिक्स आपके रहते थे, आप सोच रहे थे कि अब किसी नए टॉपिक पे नहीं जाना, और बहुत बढ़िया किया था कि आप लोगों ने ये सोचा कि नए टॉपिक पे नहीं जाएं। तो अगर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के रिगार्डिंग रहता है तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। और आपने रिवीजन नोट्स तो ज़रूर बनाए होंगे, उनको रिवाइज कीजिए, वो आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रह गया उन बच्चों की बात जो एवरेज पढ़ाई कर चुके थे, एवरेज स्टडी कर चुके थे, तो उन लोगों के लिए भी यही मैं आप लोगों को टिप्स दूंगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग भी अपने जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं उसको रिवीजन कीजिए, और साथ ही साथ उन टॉपिक्स को देखिए सीटेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रही बात कि चैनल किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, तो वर्चुअल वॉइस पे आपको सारे ही सीटेट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपकी सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव सीटेट के रिगार्डिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए, ये तो बात रही आपके सीटेट की प्रिपरेशन की कि जो आपके पास में अब टाइम है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरटीई 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चे को अधिकार है अपनी शिक्षा का और किस तरीके से वो अपने अधिकार से वंचित ना रह सके। आरटीई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे कि किस तरीके से आरटीई एक्ट जरूरी है। अगर हम बात करें आरटीई के आधार की, तो हर एक बच्चे का अधिकार है एक एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें बच्चे का सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्वलिटी फॉर्मल एजुकेशन मिल सके उसको फॉर्मल स्कूल के अंदर। इसका मतलब ये है कि आरटीई एक्ट कहता है कि बच्चे को एक एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके जिसमें बच्चे को सेटिस्फैक्ट्री एजुकेशन प्रोवाइड हो सके और उसको इक्वलिटी के साथ में पढ़ाया जा सके उसके फॉर्मल स्कूल के अंदर, जहाँ पर उसकी सारी नीड्स को फुलफिल किया जा सके, बच्चे के साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, उसको इक्वल माना जाए हर एक बच्चे के तरीके। तो ये थी आरटीई 2009 की एक बेसिक सी बात जो आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। से आरटीई एजुकेशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्ट आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस। इसके मतलब को जानने से पहले हमें एक बात जानना ज़रूरी है कि बात करें अगर आरटीई के आधार की, तो इसका आधार जो है आर्टिकल 45 उसी के बेसिस पर इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है और जोड़ा गया है 86th अमेंडमेंट में।
अब बात कर ले हमारे फर्स्ट पॉइंट की, तो इसका मतलब है कि आरटीई के लिए 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसमें एक आर्टिकल ऐड हुआ था 21 अल्फा। किस चीज़ के लिए हुआ था? तो भारत के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती टाइम पर। जिस एज के वो बच्चे हैं उस टाइम पर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसी बेस पर क्या हुआ, संविधान में ये संशोधन किया गया, 86th अमेंडमेंट में ये एक्ट को लागू किया गया, जिसमें बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल पाए। अगर अब बात करें सेकंड पॉइंट की, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर एज अ फंडामेंटल राइट, मतलब कि और इसे एक मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अगर कहें कि इस रूल के या कह सकते हैं इस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई जाता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये 86वां संविधान संशोधन है, 86th अमेंडमेंट है, और इसमें कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ है? तो वो 21 अल्फा है। ये बहुत ज़रूरी है, तो याद रखिएगा। और ये क्या प्रोवाइड करवाना चाहता है इंडियन बच्चों को? जो इंडिया के बच्चे हैं उनको क्या फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहता है, इसलिए ये एक्ट लागू हुआ है। सेकंड पॉइंट में जो पूछा है कि पूछ लेता है डायरेक्टली कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो उम्र के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो कि एक मौलिक अधिकार बन चुका है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है आर्टिकल 21 अल्फा एंड आरटीई एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010, मतलब कि जो आर्टिकल 21 अल्फा है, आरटीई एक्ट कब इफेक्ट में आया, कब लागू हुआ? तो वो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है कि जब ये एक्ट इफेक्ट में 2010 में आया तो फिर ये 2009 क्यों कहते हैं? तो ये एक्ट जो है वो पास हो गया था 2009 के अंदर, लेकिन लागू कब हुआ? 2010 में। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आरटीई एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में 2010 के अंदर, जहाँ का अपना एक अलग संविधान है, वहाँ ये एक्ट लागू नहीं हुआ। अभी तक आप आरटीए के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि आरटीए एक ऐसा प्रोविज़न है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रह सके, ठीक है। उसकी बेसिक जो शिक्षा है उसको नहीं मिली तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको एप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। आप बच्चे को किसी भी आधार पे मना नहीं कर सकते, या उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग या वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, किसी भी रीज़न से आप बच्चे को मना नहीं करेंगे स्कूल में एडमिशन लेने से। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। द राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंटिल 18 ईयर ऑफ एज इज लेड डाउन अंडर अ सेपरेट लेजिस्लेशन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। भाई अभी हम लोगों ने जाना कि कितने साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बात की गई है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें इस पॉइंट की, तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज पर्सन है उनके लिए 18 वर्ष तक की एज दी गई है। आरटीई एक्ट से जोड़कर इसे पीडब्ल्यूडी एक्ट में डाला गया है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी शिक्षा का उतना ही इक्वली अधिकार है, इस वजह से इसे पीडब्ल्यूडी एक्ट में डाला गया है। उम्र कितनी दी गई है? तो 18 वर्ष तक की उम्र इसमें दी गई है कि जो भी बच्चे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको 18 वर्ष तक के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। चलिए बात कर लेते हैं आरटीई एक्ट के कुछ प्रोविट्स की, मतलब कि आरटीई एक्ट किन बातों को मनाही देता है, किन बातों के लिए मना करता है। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, कि बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है या फिर उनको मेंटली टॉर्चर नहीं करना है। किसी भी कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए आरटीई एक्ट मना करता है। बच्चे को किसी भी तरीके की सज़ा, किसी भी तरीके का दंड आप नहीं दे सकते हैं, या फिर बच्चों को किसी भी तरीके से मेंटल टॉर्चर या मेंटल पनिशमेंट हरेसमेंट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट कहता है इंटरव्यू प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जो बच्चे के एडमिशन से पहले उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है और बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, वो नहीं होगा। साथ ही इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आप ऐड ऑन कर लीजिए। किसी भी तरीके की बच्चे से फीस नहीं ली जाएगी। एडमिशन फीस हो गई, ट्यूशन या फिर यूनिफॉर्म के नाम पर भी स्कूल
फ़ीस लेती है, बच्चों से पैसे लेती है कि यूनिफ़ॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे वो, या बुक्स हो गई, स्टडी मटेरियल हो गया, उस पर किसी भी तरीके का खर्चा बच्चा या उसके पेरेंट्स नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है रनिंग ऑफ स्कूल विद रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि आप बिना रिकॉग्नाइज करवाए स्कूल को नहीं चला सकते। इसमें अंडर आरटी एक्ट में एक रिकॉग्नाइज चाहिए होगा, में भी आपको एक प्रॉपरली क्वालिफाइड और एजुकेटेड टीचर्स रखने होंगे, और स्कूल को भी आपको साथ ही साथ रिकॉग्नाइज करके ही रनिंग करना होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्रोवाइड चिल्ड्रंस एक्सेस टू एलिमेंट्री स्कूल, मतलब कि आरटी एक्ट के तहत बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में उसके स्कूल को प्रोवाइड होना चाहिए, प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अगर बात करें अपर प्राइमरी स्कूल्स की तो उसमें बच्चे को 3 किलोमीटर के दायरे में उसका स्कूल होना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई असुविधा ना महसूस हो सके और वो स्कूल के जो एजुकेशन है उससे वंचित ना रह पाए। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टीचर्स की, मतलब कितने नंबर ऑफ टीचर्स की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एडमिटेड चिल्ड्रंस अप टू 60, नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड 2, मतलब कि अगर आप एडमिशन करते हैं अप टू 60 चिल्ड्रंस का तो उसमें आपको ज़रूरत होगी 2 टीचर्स की एक क्लास के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर्स की उसमें ज़रूरत होगी। सेकंड पॉइंट कहता है चिल्ड्रंस बिटवीन 61 टू 90, नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड 3, मतलब एक क्लास के अंदर 61 से 90 बच्चे, उसमें कितने टीचर्स की ज़रूरत होगी? 3 टीचर्स की। बात कर ले अगर थर्ड पॉइंट की, अबव 150 चिल्ड्रंस इक्वल टू 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर, मतलब एक क्लास में 150 बच्चे हैं तो उसमें 5 टीचर्स की ज़रूरत होगी प्लस हेड टीचर के, एक हेड टीचर के साथ। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेशो की। रेशो मतलब अनुपात। जो प्राइमरी क्लासेस हैं, जो प्राथमिक स्कूल की जो क्लासेस होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उनके अंदर जो 30 बच्चे होते हैं एक कक्षा के अंदर, तो वहाँ पर एक टीचर की ज़रूरत होगी। बात कर ले अपर प्राइमरी की तो वहाँ पर 35 बच्चों पर एक टीचर की ज़रूरत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी तो याद रखिएगा, क्योंकि रेशो से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं मिनिमम नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज एंड आवर्स की, मतलब कि एक टीचर को कितने घंटे और कितने दिनों का वर्क करने का प्रावधान है आरटीई के अंडर। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है कि 200 वर्किंग डेज फॉर 1 to 5th क्लास, मतलब जो एक प्राइमरी स्कूल की प्राइमरी क्लास की जो शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं उनको 200 दिन दिए हुए हैं उनके वर्किंग डेज़ के। बात करें अगर सेकंड पॉइंट की तो 220 डेज वर्किंग डेज फॉर 6 to 8th क्लास, मतलब कि जो अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनके लिए 220 दिन दिए गए हैं उनके वर्किंग डेज़ के। बात करें अगर घंटों की, आवर्स की, तो 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर फॉर 1 to 5th क्लास। अगर बात करें अपर प्राइमरी की तो 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर पर एकेडमिक ईयर फॉर 6 to 8th क्लास। जो प्राइमरी क्लास है उसके लिए 800 घंटे और जो अपर प्राइमरी है उसके लिए 1000 घंटे का साल के हिसाब से बोला जा रहा है ये, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टीचर्स को कितने वर्किंग डेज में काम करना चाहिए और कितने आवर्स में काम करना चाहिए एक साल के अंदर। अब हम देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर्स, मतलब कि एक टीचर को पर आवर कितना वर्क करना है वीक के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर, मतलब कि आरटीई कहता है कि एक टीचर को वीक में 45 घंटे काम करना होगा इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर। अगर पर डे की बात करें तो 7.5 घंटे 6 दिन के हिसाब से, 6 दिन का स्कूल लगता है तो उसके हिसाब से 7.5 घंटे एक टीचर को काम करना होगा। इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इस वजह से अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को रिपीट करके भी सुन सकते हैं, आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अब बात कर लेते हैं स्कूल बिल्डिंग की, मतलब कि जो विद्यालय है वो किस तरीके का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से उसमें जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, मतलब एक क्लासरूम हर एक टीचर के लिए होना चाहिए। एंड 1 ऑफिस कम हेड टीचर रूम, मतलब कि एक ऑफिस या कह सकते हैं उसको हेड टीचर रूम, वो भी उनके लिए टीचर्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट कहता है सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, मतलब कि बच्चों के लिए जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है प्ले ग्राउंड, मतलब बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी एक जगह होनी चाहिए, उनके लिए प्ले ग्राउंड का भी अरेंजमेंट स्कूल के अंदर होना चाहिए। बात कर लें अगर फोर्थ पॉइंट की, तो सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, स्कूल के अंदर एकदम स्वच्छ और साफ सेफ वाटर की फैसिलिटी भी बच्चों को प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अगर पानी पीना हो तो उनके स्कूल में ऐसी सुविधा हो जहां जाकर वो पानी पी सकें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आप ऐड ऑन कर लीजिए कि स्कूल के अंदर मिड डे मील की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे घर से खाना नहीं ला पा रहे हैं या लंच नहीं ला पा रहे हैं उनको मिड डे मील मिल सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी RTE 2009 की पूरी कहानी, जो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कहती है। आई होप आप लोगों के RTE 2009 को लेके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करके बताएं और शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया या पहली बार वीडियो देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।